Good afternoon, students. Today we are going to discuss to our next topic, Vice President of India. In this lecture, we will discuss about election process of Vice President, powers of the Vice President, term of office of the Vice President, qualification of the Vice President, and removal process of the Vice President and oath of the Vice President. All about topics we will discuss in this lecture. Let's now we start. First of all अब we are discuss आर्टिकल 63. जो आर्टिकल 63 है वो क्या कहता है? There shall be a vice president of India. Article 63 says that there shall be a vice president of India. कि आर्टिकल 63 क्या कह रहा है हमें कि हमारे पास क्या होगा? एक वाइस प्रेसिडेंट होगा. He holds the second highest office in the country. कि जैसे प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं? सबसे हाईएस्ट रैंक का जो ऑफिस है उनको होल्ड किए हुए हैं. हमारे जो प्रेसिडेंट है फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री भी कहते हैं जिनको हम. उसी टाइप से जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करने वाले जो पर्सन है वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो एंड नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे क्या हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के. अब राज्यसभा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारे पास क्या है? एक लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है. लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट को हम लेजिस्लेचर कहते हैं. वो इंडिया में हम लेजिस्लेचर को ही पार्लियामेंट बोलते हैं. तो फर्स्ट जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं. वन इज़ लोकसभा एंड सेकेंड इज़ राज्यसभा. अब लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग मेंबर है वो है स्पीकर. वहाँ पे एक स्पीकर है, वन इज स्पीकर एंड अदर इज डेप्यूटी स्पीकर. सेम एज इट इज़ राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग मेंबर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग जो मेंबर है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे इट मीन्स हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग मेंबर. जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या है? एक्स ऑफिशियो. इट मीन्स राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग मेंबर हैं उनको हम वो कौन होते हैं? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ही प्रिसाइडिंग मेंबर ऑफ द राज्यसभा. उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहा जाता है. साथ साथ में वहाँ राज्यसभा में एक क्या होता है? डेप्यूटी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन भी होता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी एब्सेंस में उनका वर्क हैंडल करते हैं, उनके काम को संभालते हैं. अब वाइस चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट होता है. अब राज्यसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग मेंबर है उसको क्या कहते हैं? वो प्रिसाइडिंग मेंबर कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है? तो अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्या एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है आवर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? फर्स्टली वही है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. कि वो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया. और उसकी एज को देखें तो सेम प्रेसिडेंट के केस में भी क्या थी? 35 ईयर्स एज. सेम एज रिक्वायर द एज है कि यहाँ पे भी कितनी एज चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी? 35 ईयर्स एज. नेक्स्ट, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा. यहाँ पे क्या है कि वो एक राज्यसभा के मेंबर होने के क्या हो? एलिजिबल हो. राज्यसभा के मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उतनी उनमें एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो हमारे वो राज्यसभा को ही प्रिसाइड करते हैं. मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी वो कहाँ है? राज्यसभा में ही है. और राज्यसभा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से इनमें जो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा. इसीलिए इसमें जो क्वालिफिकेशंस है मेनली क्या होती है
कि राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से वो बिकम ए मेंबर ऑफ दी राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के लिए हम क्या कहते थे, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ दी लोकसभा। ये चेंजेस है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफाई होना जरूरी है, मेंबर ऑफ दी, बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, और वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कि एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए वो ना तो एमपी होने चाहिए और ना ही वो एमएलए होने चाहिए, ना तो वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो और ना ही वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट के अंदर होती हैं, ना ही वो उनके मेंबर होने चाहिए। अगर हैं भी तो उनको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे हमारे अभी जो रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू जी, वो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन करके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट किया। जब इस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आप इलेक्शन लड़ेंगे तो पहले आपको जो चाहे वो एमपी है या एमएलए की पोस्ट पे अगर आप हैं तो वहाँ से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सिंपल सी क्लियर हो गई होंगी आपको, उम्मीद है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्शंस। इलेक्शन प्रोसेस क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, तो आर्टिकल 63 मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्टिकल 63 किसको डिफाइन कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है, तो वी विल सी इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के केस में था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सेबल प्रोसेस था। इलेक्शन प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सेबल है। वहाँ एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें एमपी पार्ट लेते हैं, एमएलए भी पार्ट लेते हैं, और उनके वोट की जो वेटेज है वो भी क्या है, डिफर है। यहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्सेबल सिचुएशन नहीं है। इस केस में इट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट के केस में एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इलेक्टोरल कॉलेज ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा, कौन कंसिस्ट होंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, कि जितने भी क्या हैं लोकसभा के मेंबर्स हैं, जितने भी क्या हैं राज्यसभा के मेंबर्स हैं, सभी मेंबर्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। यहाँ पे ऑल मेंबर की मैंने बात की कि ये कौन है, ये ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर्स का मतलब कि अगर प्रेसिडेंट के केस की हम बात करें, वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा ही क्या करते हैं, उसके वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। बट वाइस प्रेसिडेंट में ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इट मीन्स कि चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर है, ऑल पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये चेंजेस है कि क्योंकि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड कौन, लोकसभा में 2 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड, वहीं राज्यसभा में 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड। वो जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। यहाँ दोनों ही मेंबर, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, दोनों ही वोट कर सकते हैं। तो अब आपको पता होगा कि कौन इलेक्टोरल कॉलेज को कंसिस्ट करेगा वाइस प्रेसिडेंट के, तो वन इज ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाई इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट कि ऑल एमपीज भी वोट कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर भी वोट कर रहे हैं, लेकिन इस केस में केवल वाइस प्रेसिडेंट के केस में केवल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स ही वोट करेंगे, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोट नहीं करेंगे। अब वोटिंग का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो कैसा है, वो प्रेसिडेंट की तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है,
उसके थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसका इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन के लिए जो पर्सन कैंडिडेट बनता है, कैंडिडेट बनने के लिए क्या करना होता है उसे सिक्योरिटी, जब वो फॉर्म फिल करने जाता है तो 15,000 उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है। 20% उसके प्रपोजल में हो, जब 20% उसके सपोर्टर्स हो। वहीं प्रेसिडेंट के 15,000 तो सिक्योरिटी सेम है, लेकिन जो 50% प्रपोजल एंड 50% सपोर्टर्स इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिक्योरिटी कितनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी? 15,000, और प्रपोजल के लिए कितने परसेंट चाहिए हमें? 20, और वहीं पे सपोर्टर्स के लिए कितने चाहिए हमें? 20। तो वाइस प्रेसिडेंट को के बनने के लिए जो सिक्योरिटी है या प्रपोजल और सपोर्टर मेंबर्स है, ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए, ये मैंने वैसे आपको एक बार नॉलेज के लिए बता दिया। अब कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। एक बार वाइस प्रेसिडेंट बनेगा कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। क्या होगी? सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होगी। जो जीतेगा, जो मेजोरिटी गेन करेगा, जो भी इनका कोटा है, जो डिसाइडेड कोटा है उसको गेन कर लेगा, वो क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? तो वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। द वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे, या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए पर्सन के सामने क्या लेंगे? ओथ लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है टर्म ऑफ द ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस, अब टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब कि कितने टाइम तक टाइम पीरियड है वाइस प्रेसिडेंट का। इसको कौन डिफाइन कर रहा है? आर्टिकल 67। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 67 है वो डिफाइन कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ द ऑफिस को। मेंशन इन द आर्टिकल 67 टर्म ऑफ द ऑफिस। द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स। नॉर्मल टाइम पीरियड तो उसका आपको पता है, जैसे प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर्स है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर्स है। तो इन 5 ईयर्स से पहले भी वो क्या कर सकता है? रिज़ाइन कर सकता है। रिज़ाइन किसको? अब रिज़ाइन कर सकता है तो रिज़ाइन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। रिज़ाइन मीन्स कि 5 ईयर्स तो उसका टाइम पीरियड है ही है। अगर वो टाइम पीरियड से पहले भी ही कैन रिज़ाइन एनी टाइम बिफोर हिज टर्म एंड्स बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो 5 ईयर्स से पहले भी अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है तो वो रिज़ाइन कर सकता है। रिज़ाइन किसको देगा? प्रेसिडेंट को। हमने लास्ट टॉपिक में देखा कि प्रेसिडेंट जो है अपना रिज़ाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको रिज़ाइन करेगा? प्रेसिडेंट को। तो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ही कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कितने भी बार इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अगर उसको वोटिंग सपोर्ट मिल रही है इलेक्शन में तो वो वाइस प्रेसिडेंट कितनी भी बार वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। इट मीन्स 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो सेम ऐसा ही प्रेसिडेंट के केस में है। प्रेसिडेंट के केस में भी क्या होता है? कितनी भी बार इलेक्शन में वोटिंग सपोर्ट लेके वो प्रेसिडेंट बन सकता है। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स एंड 4 टाइम। लेकिन यूएस की बात करें हम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे ओनली 2 टाइम्स ही एक पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है, इससे ज़्यादा बार नहीं। लेकिन हमारे इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। तो टर्म ऑफ ऑफिस आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा वेकेशन ऑफ सीट। कि वेकेंट होने पर सीट का, अगर वाइस प्रेसिडेंट कब कब वेकेंट होती है सीट और उसको कौन होल्ड करता है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हेन द नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर्स। कि इसकी हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट की नॉर्मल टर्म कितनी है? 5 ईयर्स गेट्स ओवर। हाउएवर ही मे होल्ड द ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कम इनटू ऑफिस। इट मीन्स
कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कि वो कब तक अपने 5 ईयर्स चाहे उनके कंप्लीट हो गए, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन होने तक, नेक्स्ट इलेक्शन को टाइम लग जाता है 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 1 मंथ्स, तो उतने टाइम तक वो 5 ईयर्स के बाद में भी उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। इफ़ ही रिज़ाइंस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, अगर वो अपना रिज़ाइन दे देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, तो या तो वो रिज़ाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी पोस्ट को कौन संभालेगा, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा उनके वर्क को हैंडल करेंगे। मैक्सिमम जो वर्क है वाइस प्रेसिडेंट का वो कहाँ पे है, राज्यसभा में ही है, और राज्यसभा को प्रिसाइड करना ही होता है, तो वहाँ पे जो वर्क है वाइस प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन कर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से, वो अपनी पोस्ट को लीव कर जाते हैं, तो उस टाइम उनकी पोस्ट को कौन संभालेगा जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा। अब इफ़ ही इज़ रिमूव्ड, अब इसके अलावा भी वो रिमूव किए जा सकते हैं अगर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं या जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनके वर्क से खुश नहीं हैं, उनके वर्क से सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूव कैसे करेंगे, उनके वर्क से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। उनको रिमूव करना है तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा, रेजोल्यूशन पास कराना होगा। अब रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के केस में हम क्या करते हैं कि एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। कहाँ पे लाएंगे रेजोल्यूशन, वो लाना इंट्रोड्यूस कहाँ कर सकते हैं, ओनली राज्यसभा में। वहीं प्रेसिडेंट के केस में हम जो रेजोल्यूशन लाते हैं वो चाहे लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी हाउस में वो रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, वो जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, वो सबसे पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। अब रेजोल्यूशन को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करवाने का रीज़न आपको पता लग गया होगा, क्योंकि वो राज्यसभा की ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में वो रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पे, राज्यसभा में, पूरी तरह से वो राज्यसभा में रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए रेजोल्यूशन को कहाँ लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस कहाँ करवाया जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में। लेकिन रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होने के बाद में 14 डेज़ का वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा। 14 डेज नोटिस इज गिवन टू वाइस प्रेसिडेंट। अब रेजोल्यूशन के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग कैसे, प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बट देयर नीड टू इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है 50% पर्सन अगर इस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं, 50% या मोर देन पीपल इसको पास कर देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ इट मीन्स लाइक लोकसभा में जैसे 545 मेंबर्स हैं, 545 में से 50% करें तो कितना आ जाएगा, 545 में से 5 मेंबर, मान लो आप कोई लीव पे है या कोई उस दिन प्रेजेंट नहीं है, 540 में से कितने मेंबर्स उस रेजोल्यूशन के लिए वोट करेंगे, तो 270। सेम ऐसे ही 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा में 250 मेंबर्स है, लेकिन उस दिन प्रेजेंट कितने हैं, 245। तो 245 में से वो कितने, 244 मेंबर्स प्रेजेंट है मान लो, तो 244 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो उस केस में 122 मेंबर्स अगर रेजोल्यूशन के फेवर में वोट कर देते हैं कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो इट मीन्स इफेक्टिव स्ट्रेंथ से वो रेजोल्यूशन पास हो गया है। इफ देन मस्ट बी पास बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द राज्यसभा। राज्यसभा में पास होने के बाद ये रेजोल्यूशन कहाँ चला जाएगा, लोकसभा में। अगर लोकसभा भी इससे एग्रीड कर जाती है इफेक्टिव मेजॉरिटी से, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, और ये मेथड है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। नेक्स्ट है हमारा पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इसके मेनली कितने हैं, बहुत वेरी शॉर्ट ही है वैसे तो देखा जाए। वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा।
क्या है वो, पहले भी मैंने ये डिस्कस कर लिया कि वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं। प्रिसाइड्स द सेशन ऑफ द राज्यसभा। जिस तरह स्पीकर का काम होता है, स्पीकर का रोल होता है लोकसभा में, सेम उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट हो जाए किसी भी वर्क के लिए, वो कहीं बाहर जा रहा है, फॉरेन टूर पे जा रहा है, या इल है, या कोई भी रीज़न हो सकता है कि प्रेसिडेंट एब्सेंट है अपनी पोस्ट से, तो उस वर्क को, उनके जो प्रेसिडेंट के वर्क को कौन हैंडल करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट इल हो जाए या किसी भी रीज़न से एब्सेंट है, तो तब वाइस प्रेसिडेंट ही उसके काम को संभालेगा। और जो प्रेसिडेंट को मिलने वाली जो ऑल फैसिलिटीज़ है, ऑल फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं किसको? प्रेसिडेंट को। किसको प्रोवाइड करवाई जाएंगी? वाइस प्रेसिडेंट को। ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी वाइस प्रेसिडेंट को, बट प्रेसिडेंट नहीं कहलवाएगा वाइस प्रेसिडेंट ही रहेगा। उसको प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, चाहे वो सारे काम प्रेसिडेंट वाले करे, लेकिन उसको प्रेसिडेंट नहीं बोल सकते जब तक प्रेसिडेंट हमारे पहले वाले हैं। तो वो क्या रहेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। भले ही वो काम कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट वाला। अब when he is performing duty of the president, he does not perform his duty as chairman of राज्य सभा। जब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी को क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाली जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि जब प्रेसिडेंट एब्सेंट है और प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट उसके वर्क को संभाल रहे हैं, तो जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाला जो वर्क है वाइस प्रेसिडेंट का, उसको वो नहीं संभालेंगे। तो उसको कौन संभालेगा? दैट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है? जो इलेक्ट होता है कहाँ से? राज्यसभा के ही मेंबर्स में से। प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे तो उनका काम संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे तो उनका काम संभालेंगे वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आई होप you have understand all the points. If you have understood, then you give feedback in your group. I understood or not understood. Thanks.